आज 2 जनवरी 2026 है और ईरान में एक राष्ट्रव्यापी विद्रोह की आग लगी हुई है। और इस्लामिक गणराज्य के 46 साल के इतिहास में शायद ये सबसे बड़ा अस्तित्व का संकट है। बिल्कुल। हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो साफ कहती हैं कि यह 2019 या 2022 जैसा कोई आम विरोध नहीं है। तो इस डीप डाइव का मिशन ये समझना है कि इस बार क्या अलग है। हाँ। और इसकी शुरुआत होती है एक चौंकाने वाले आंकड़े से। ईरानी रियाल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 14.5 लाख के ऐतिहासिक निचले स्तर पर। और यही इस पूरे विद्रोह की आप कह सकती हैं चिंगारी है। हाँ, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये आर्थिक पतन अचानक नहीं हुआ। इसकी जड़ें 6 महीने पहले जून 2025 में हुए एक विनाशकारी भू राजनीतिक घटनाक्रम में है। बिल्कुल। तो ये विद्रोह आर्थिक तंगी और एक बड़ी सैन्य हार का एक अभूतपूर्व संगम है। सही। रिपोर्ट इसे एक कुल संकट कहती है जिसने समाज के हर वर्ग को अपनी चपेट में ले लिया है। तो चलिए सबसे पहले आर्थिक पतन की बात करते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन ने आम ईरानी का जीवन असहनीय बना दिया है। खाने पीने की चीजों की महंगाई दर 72% तक पहुंच गई है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मोड़ ये है कि इस बार बाजारी वो व्यापारी वर्ग जो ऐतिहासिक रूप से शासन का वफादार माना जाता था, वो भी सड़कों पर है। हाँ, तेहरान के ग्रैंड बाजार में दुकानें बंद हैं। क्यों? क्योंकि जब रियाल इतनी तेजी से गिरता है तो बेचे गए माल को बदलने की लागत बिक्री मूल्य से ज्यादा हो जाती है। सही, व्यापार करना असंभव हो गया है ना? बिल्कुल। और यहीं पर जून 2025 का वो युद्ध तस्वीर में आता है। अच्छा। इजराइल के साथ 12 दिवसीय युद्ध के दौरान अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च किया। इसमें B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्डो और नतांस को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। हाँ, और इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत गहरा था। इसने ईरान की सैन्य अजेयता और प्रतिरोधक क्षमता के मिथक को चकनाचूर कर दिया। बिल्कुल। जब शासन अपने सबसे सुरक्षित ठिकानों की रक्षा नहीं कर सका तो उसकी घरेलू वैधता भी बिखर गई। और इस स्थिति को और जटिल बना दिया है अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी ने। सही। उन्होंने हाल ही में एक चेतावनी जारी की है, वी आर लॉक्ड एंड लोडेड, हम तैयार हैं। और ये शासन के लिए एक आप कह सकते हैं सुरक्षा दुविधा पैदा करता है। कैसे? अगर वे प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई करते हैं तो अमेरिकी हस्तक्षेप का खतरा है, और अगर वे संयम बरतते हैं तो प्रदर्शनकारी इसे कमजोरी मानकर और उग्र हो जाते हैं। तो एक तरह से ये बयान प्रदर्शनकारियों के लिए एक सुरक्षा छाता बन गया है। हाँ बिल्कुल। इसीलिए हम देख रहे हैं कि छात्र, महिलाएं और यहाँ तक कि दक्षिण में तेल कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं। और नारे भी बदल गए। अब तानाशाह को मौत के साथ साथ रेजा शाह आपकी आत्मा को शांति मिले जैसे नारे लग रहे हैं, जो राजशाही के समर्थन का संकेत है। तो ये अब सिर्फ सुधार की मांग नहीं रही, ये शासन को पूरी तरह से खारिज करने की बात है। बिल्कुल। ये एक प्रणालीगत विफलता है जहां आर्थिक पतन, सैन्य अपमान और सामाजिक असंतोष सब एक साथ मिल गए हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? आगे क्या हो सकता है? देखिए, रिपोर्ट भविष्य के 3 संभावित परिदृश्यों पर प्रकाश डालती है। अच्छा। पहला है तियानमेन स्क्वायर विकल्प, मतलब शासन अमेरिकी हस्तक्षेप का जोखिम उठाकर क्रूरता से विद्रोह को कुचल दे। दूसरा, आंतरिक विखंडन, मतलब सुरक्षा बलों के भीतर ही दरार पड़ जाए। और तीसरा, एक लंबा संघर्ष जो अंततः राज्य को पंगु बना दे। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है। इस्लामिक गणराज्य एक नाजुकता के जाल में फंस गया है, फ्रिजिलिटी ट्रैप। हाँ, अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए उसे प्रतिबंधों से राहत चाहिए, जिसका मतलब है अमेरिका के सामने झुकना। लेकिन सैन्य हार के बाद ऐसा करना तो राजनैतिक आत्महत्या होगी। बिल्कुल। तो सोचने के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं। जब कोई शासन अपने बाहरी दुश्मनों से हार चुका हो तो क्या वो अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध जीत सकता है? और क्या होता है जब किसी सरकार के अस्तित्व के साधन ही उसके पतन का कारण बन जाते हैं?